तो चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प और रंगीन सफर पर निकलते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की उन शानदार और शाही हस्तकलाओं की, जिन्होंने सदियों से सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के शाही दरबारों की रौनक बढ़ाई है। महलों की चारदीवारी से निकलकर आज के बड़े बड़े आधुनिक शोरूम तक पहुंचने का इनका ये सफर सच में कमाल का रहा है। जरा सोचिए, एक साधारण सा दिखने वाला हरा बेल्जियम कांच, थोड़ी सी मिट्टी या फिर ऊंट की मृत खाल, ये चीजें सुनकर शायद कुछ खास न लगे, है ना? लेकिन जब इन्हीं मामूली सी लगने वाली चीजों पर एक कुशल कारीगर के हाथ पड़ते हैं, तो यही चीजें अनमोल शाही खजाने में बदल जाती हैं। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इसके पीछे इंसानी हुनर और सदियों की कड़ी तपस्या छुपी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम अपनी इस यात्रा को कुछ खास पड़ावों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शाही हस्तकलाओं के इतिहास की। फिर चलेंगे जयपुर की मशहूर मीनाकारी और प्रतापगढ़ की रहस्यमयी थेवा कला की ओर। इसके बाद हम ब्लू पॉटरी के रंगों का जादू देखेंगे, बीकानेर की उस्ता कला को जानेंगे और अंत में उन महान कलाकारों से मिलेंगे जिन्होंने इन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, शाही हस्तकलाएं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कलाएं अचानक से कहीं से प्रकट नहीं हुई। इनका भारतीय इतिहास में एक बहुत गहरा सांस्कृतिक महत्व है। दरअसल साधारण को असाधारण बनाने के पीछे शाही घरानों और उन कुशल कारीगरों का एक बेहद अटूट रिश्ता रहा है। राजा महाराजाओं ने इन कलाकारों को ना सिर्फ पनाह दी, बल्कि उन्हें हर वो साधन दिया जिससे वो अपनी कल्पनाओं में रंग भर सकें। और इसी शाही सपोर्ट की वजह से ये हस्तकलाएं सिर्फ सजावट का सामान नहीं रहीं, बल्कि राजसी वैभव का एक जीता जागता प्रतीक बन गई। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मीनाकारी यानी जयपुर का असली गौरव। मीनाकारी की कहानी ना किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। 16वीं सदी के आसपास ये कला लाहौर में अपने पैर जमा रही थी, लेकिन फिर उसी सदी के अंत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। ये कला लाहौर की सीमाओं को पार करती हुई सीधे आमेर पहुंची और आज तो खैर ये जयपुर की सबसे बड़ी पहचान है, उसका सबसे बड़ा गौरव है। और ये हुआ कैसे? ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक शासक का विजन पूरा इतिहास बदल सकता है। हुआ यूं था कि राजा मानसिंह प्रथम लाहौर से मीनाकारी के कुछ बेहद ही कमाल के कारीगरों को अपने साथ आमेर ले आए थे। बस राजा के इस एक कदम ने इस बारीक कला को हमेशा के लिए जयपुर की पहचान बना दिया। आमेर आने के बाद तो जैसे इस कला को अपने सपनों का घर मिल गया हो। अब चलते हैं हमारे तीसरे भाग पर, प्रतापगढ़ का एक अनसुलझा रहस्य, जिसे हम थेवा कला कहते हैं। राजस्थानी कारीगरों की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि ये लोग सोने जैसी महंगी और शानदार धातु का इस्तेमाल एकदम अलग अलग चीजों पर कर सकते हैं। एक तरफ प्रतापगढ़ की ये थेवा कला है, जहां हरे रंग के बेल्जियम कांच के ऊपर सोने की इतनी बारीक नक्काशी की जाती है कि इंसान देखता ही रह जाए। और वहीं दूसरी तरफ बीकानेर की उस्ता कला में बिल्कुल ही अलग चीज, यानी ऊंट की प्रोसेस की हुई मृत खाल पर सोने की कारीगरी होती है। मतलब कारीगरों की कल्पना की कोई हद ही नहीं है। लेकिन थेवा कला में एक सस्पेंस भी है। जी हां, दुनिया भर में मशहूर होने के बावजूद ये कला आज भी एक बहुत बड़ा पारिवारिक रहस्य है। सदियों से बिना किसी बदलाव के ये कला सिर्फ और सिर्फ प्रतापगढ़ के राजसोनी परिवार तक ही सीमित है। इस परिवार ने पीढ़ियों से अपनी इस खास तकनीक को बाकी दुनिया की नजरों से बचा के रखा है। और सच कहूं तो यही रहस्य इस कला को और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। चलिए अब रुक करते हैं भाग 4 का, ब्लू पॉटरी और उसके रंगों का जादू। जयपुर की जो शानदार ब्लू पॉटरी हम आज देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इस कला ने अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरी सवाई राम सिंह द्वितीय के राज में। राजा साहब ने इस कला को इतना सपोर्ट दिया, इतना बढ़ावा दिया कि इस दौर को ब्लू पॉटरी का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा ही मान लिया गया। इसके बाद आता है हमारा 5वां भाग, बीकावे की शान उस्ता कला। वैसे उस्ता कला को अक्सर मुनव्वत कला भी कहा जाता है। इसकी प्रोसेस सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले ऊंट की प्रोसेस की हुई मृत खाल को बहुत ही बारीकी से साफ किया जाता है और फिर उस पर सोने की बेहद ही बारीक नक्काशी की जाती है। ये सिर्फ कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं है। इसके लिए कारीगर को जो धैर्य और परफेक्शन चाहिए ना, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि जो जिंदा ऊंट के बालों को काटकर डिजाइन बनाए जाते हैं ना, वही उस्ता कला है,
पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंदा ऊंट के बालों को ट्रिम करके जो आकृतियां बनती हैं उसे जट कतराई कहते हैं। उस्ता कला या मुनव्वत कला तो हमेशा ऊंट की मृत खाल से बने सजावटी सामान पर सोने की चित्रकारी को कहा जाता है। ये दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और छठे भाग पर, सिद्धहस्त कलाकार और उनकी वैश्विक पहचान। अगर आज ये सदियों पुरानी कलाएं जिंदा हैं तो इसका पूरा क्रेडिट कुछ गिने चुने लेजेंडरी कलाकारों को जाता है। जैसे कृपाल सिंह शेखावत जी ने जयपुर की ब्लू पॉटरी को एक नई जिंदगी दी, कुदरत सिंह जी मीनाकारी के मास्टर बने, प्रतापगढ़ की थेवा कला का झंडा महेश राजसोनी जी ने बुलंद किया और बीकानेर की उस्ता कला को आसमान तक ले जाने का काम किया हिसामुद्दीन उस्ताद जी ने। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन दिग्गजों ने इन कलाओं को तब बचाया जब ये लगभग खत्म होने के कगार पर थीं। इनके इसी पागलपन और कला के प्रति अटूट प्यार को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा, जैसे 1974 में कृपाल सिंह शेखावत जी को और 1986 में हिसामुद्दीन उस्ताद जी को। सच में इन्हीं की बदौलत आज हमारी विरासत महफूज है। और इसी लंबी तपस्या का नतीजा है कि आज इन कलाओं को दुनिया भर में वो इज्जत मिल रही है जिसकी ये हमेशा से हकदार थीं। इनकी इसी ऑथेंटिसिटी और जड़ों से जुड़े होने के कारण इन्हें भारत सरकार से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है। चाहे वो जयपुर की ब्लू पॉटरी हो, प्रतापगढ़ की थेवा कला हो, बीकानेर की उस्ता कला हो या फिर कोटा डोरिया, ये टैग इस बात की गारंटी है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कोई इनकी नकल करके इन्हें अपना नहीं बता सकता। तो शाही संरक्षण से शुरू होकर जीआई टैग तक का ये सफर वाकई लाजवाब है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर दिमाग में आता है। आज के इस तेज रफ्तार और डिजिटल दौर में, जहां हर दिन कुछ नया आ रहा है, क्या हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां इन ऐतिहासिक विरासतों को इसी तरह संभाल पाएंगी? इन जीआई टैग वाली शाही कलाओं का भविष्य आने वाले समय में क्या मोड़ लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।